नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्र आज फिर आपके सामने वीकली फंडा लेके आया हूँ। ये चौथा सीरीज है अपने वीकली फंडा का। आज हम लोग किसी नए टॉपिक पे आज बात करेंगे और वो टॉपिक है नया कि बहुत सारे लोग जो हमसे पूछते हैं, अक्सर बात करते हैं कि भाई इंडिया में अचानक फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के इतने पैसे क्यों आ रहे हैं, क्यों फॉरेन कंपनीज इंडिया में इतना इन्वेस्ट कर रही है और क्या वजह है। जबकि पिछला 1-1.5 साल काफ़ी बुरा गुजरा है अपनी कंट्री के एंगल से देखें तो जीडीपी एक नेगेटिव ग्रोथ में रहा है। कोरोना के कारण इकोनॉमी और लाइफ बिल्कुल हौच-पौच हो गई है। उसके बावजूद भी फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों इतना आ रहे हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, क्या वजह है। तो उसको कुछ एनालाइज करने की कोशिश मैं आज करता हूँ कि किन कारणों से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के इतने इंटरेस्ट अपनी कंट्री की तरफ बढ़ा है। जो कंट्री एक ज़माने में एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप में मानी जाती थी, अचानक पूरी की पूरी दुनिया में क्यों ये एक उभरता हुआ सितारा के रूप में लोग देख रहे हैं। क्यों ऐसा दिख रहा है कि ये इंडिया एक शाइनिंग कंट्री है और आगे जाके एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। तो उन वजहों को हम लोग आज विश्लेषण करेंगे कुछ पॉइंट्स को लेके। तो सबसे पहला जो मैं शुरुआत करूंगा कि जब भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूं तो उसमें दो कैटेगरी में पैसे आते हैं, दो तरीके से पैसे आते हैं। एक आता है एफडीआई के रूप में, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि वैसी कंपनी जो इंडिया में पैसा लगाती है और किसी कंपनी का स्टेक खरीदती है, सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करती है, स्टेक खरीदती है लॉन्ग टर्म के लिए, और वो उस कंपनी के साथ लगातार काम करती है और उनका इरादा होता है कि कंपनी का प्रोग्रेस हो, साथ ही साथ उनका भी प्रोग्रेस हो। तो उस थॉट से आती है, तो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स होते हैं। तो वो एक एफडीआई हो गया और दूसरा एक हो गया एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी वैसी कंपनी जिनका पर्पस प्योरली होता है इन्वेस्टमेंट, उनको रिटर्न चाहिए होता है, इसके लिए इंडिया में आते हैं। रिटर्न उसमें भी देखिएगा तो दो तरीके के पैसे आते हैं। एक जो कि लॉन्ग टर्म पैसा आता है, जैसे कि पेंशन फंड्स हैं, उस तरह की जो भी कंपनी होती है लॉन्ग टर्म की इरादे से आते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज हैं बाहर की, उनके पैसे आते हैं तो लॉन्ग टर्म के तरीके से आते हैं। मगर इसमें कुछ हॉट मनी भी आता है जो सिर्फ रिटर्न को चेस करने के लिए आता है। जब से कि मैंने कहा कि एफडीआई ये हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि यहाँ आके वो रहना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं। मगर ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मीडियम टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। मगर इंडिया में देखेंगे तो दोनों तरह के पैसे काफ़ी आए हैं। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो एफडीआई के रूप में ही तकरीबन 6 लाख करोड़ के आसपास आया है। अगर हम लोग एफपीआई के रूप में देखें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के रूप में देखें, तो भी तकरीबन 2.25 लाख करोड़ आए हैं। इतने पैसे आए हैं, आप अंदाजा कर लीजिए कि बहुत ज़्यादा पैसे आए हैं। और इस साल की भी शुरुआत में जो रुझान मिल रहा है वो भी वैसा ही दिख रहा है कि लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पैसे हमारे देश में आ रहे हैं। तो क्या वजह हो सकती है, क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, क्या हमारी कंट्री की सिचुएशन, एक टाइम ऐसा भी था कि हम पुअर कंट्री थे, हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन बुरी थी, हमारे पास 15 दिन को एक्सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। और आप लोगों ने सुना होगा कि हमने अपने सोने को गिरवी रखा था। आज वही कंट्री है जिसका फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन है, यानी रफली 44 लाख करोड़। जो हमारी टोटल इंटरनेशनल डेट है उससे कहीं अधिक हमारे पास फॉरेन रिजर्व है। तो हम इतने कंफर्टेबल पोजीशन में आज हैं, जो कि दर्शाता है हमारे देश का स्ट्रेंथ क्या है। और निश्चित रूप से गवर्नमेंट का जो एक इंटरनल टारगेट लेके चल रही है कि 600 बिलियन को कैसे 750 से 1000 बिलियन डॉलर तक बनाया जाए, इस पे लगातार सरकार काम करे ताकि इकोनॉमिकली, इंटरनली और हम स्ट्रांग हो सके। तो अब हम बात करते हैं कि क्या वजह हुई, पिछले 5-6 वर्षों में क्या फ़र्क आया। देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो पॉलिटिकली उस पर डिबेट किया जा सकता है, करेक्ट, मगर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं प्योरली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं कि इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट आया है और किन कारणों से इन चीज़ों को देखते हुए फॉरेन मनी हमारे यहाँ लगातार आ रहा है, उनको क्यों प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। 2-3 बड़े चेंजेज हुए थे। अगर पिछले कुछ वर्षों में याद कीजिए तो एक जनधन अकाउंट खोला गया, यानी हर इंसान का एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट हो, ऐसा सोच रखा गया, और जिसके कारण पिछले सालों में तकरीबन 42 करोड़ अकाउंट खुले। ऐसे लोगों के अकाउंट खुले जिनके बैंक अकाउंट नहीं थे, यानी कि उनको भी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनाया गया। आप सभी जानते हैं कि डिमोटाइजेशन हुआ। सिर्फ जनधन अकाउंट्स में आज के डेट में तकरीबन 1.25 लाख करोड़ के आसपास, 1,30,000 करोड़ के आसपास
जमा है, जनधन अकाउंट्स की मैं बात करूं तो, जो फॉर्मल, जो कि कैश पड़े रहते थे लोगों के घरों में, जो पार्टिसिपेट नहीं करता था इकोनॉमी में, वो पॉसिबल हो पाया। डिमोटाइजेशन के कारण निश्चित रूप से बहुत सारी परेशानियां हुई, बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल्स उसके निकाले जा सकते हैं, मगर वो भी फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी में बहुत बड़ा मददगार साबित हुआ। जीएसटी तो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर है कि एक देश एक टैक्स का जो नारा लगाया गया था और एक नियम बनाया गया, उसकी बहुत सुविधाएं लगातार बढ़ते जा रही। हम लोगों ने देखा कि पिछले 2 महीने में कोरोना काल में भी तकरीबन कलेक्शन जो है, टैक्स की कलेक्शन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे वजह एक ही कारण एक ही है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है। जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो भी लेन देन हो रहे हैं, वो थ्रू प्रॉपर चैनल हो रहे हैं। जो अपने कंट्री में एक पैरेलल इकोनॉमी चला करता था और इसको सभी लोग जानते थे, सभी लोग मानते थे कि चलता, अभी भी पूरी तरह से खत्म हो गया है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, मगर निश्चित रूप से उसमें कमी आई है। तो जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रही है, तो जीएसटी टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट के पास बढ़ रहा है, और अगर टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट के पास बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उन पैसों से देश में बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटीज़ की चीज़ें बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में। और हम लोगों ने देखा पिछले 2 महीने में, जबकि अगर देखे होंगे तो अप्रैल महीने में स्थिति बड़ी अच्छी नहीं थी, मगर उसके बावजूद भी जो अप्रैल महीने का जीएसटी कलेक्शन था वो तकरीबन 1.4 लाख करोड़ के आसपास था। मई में जबकि पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ ठप जैसी बैठी हुई थी, बहुत बड़ा पार्ट हमारे देश के लॉकडाउन में जूझ रहा था, उसके बावजूद भी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर था। यानी ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सरकार के पास टैक्स जा रहे हैं। जब पूरी तरह से इकोनॉमी काम करेगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा वो एक व्यवसाय बन सकता है, कितना बड़ा एक व्यवसायों के कारण सरकार के पास एक बहुत बड़ा टैक्स कलेक्शन हो सकता है। एक आईबीसी लाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं पर्टिकुलरली, वो जब किसी को पैसा देते थे और जब किसी कारण से कंपनी बर्बाद होती थी तो उनको पैसे वापस निकालने में कितनी परेशानियां होती थी, उसको निश्चित रूप से बहुत आसान बनाया गया। उसके प्रोसेस को काफ़ी बढ़िया बनाया गया, जिसके माध्यम से पैसे वसूलने में आसानी होगी। वो उनके प्रॉपर्टीज़ को, उनके एसेट्स को बेच के पैसे निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ये सारे प्रोविज़न लाए गए आईबीसी के तहत। कॉरपोरेट टैक्स कट किया गया, जो पहले 30% इफेक्टिवली करीब 35% के आसपास लगता था, उसको रेशनलाइज किया गया। 22% और प्लस सेस मिला के आज करीब 25% के आसपास कॉरपोरेट टैक्स अपने देश में लगते हैं, जो कि निश्चित रूप से एक सुविधाजनक है। बिजनेसमैन को ऐसा ना लगे, कोई भी कॉर्पोरेट को ऐसा ना लगे कि वो सिर्फ सरकार के लिए कमाता है, उसको ये फील होना चाहिए कि भाई वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए भी काम करते हैं। तो वो एक पॉजिटिव साइन आया कि टैक्स को एक इंटरनेशनल लेवल के आसपास लाने की कोशिश की जा रही है, जो अपना टैक्स बहुत हाई हुआ करता था चूंकि। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फायदा हुआ। स्पेशल टैक्स रिजीम बनाया गया है पिछले 1.5 वर्षों में, पर्टिकुलरली कोरोना काल में अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशल टैक्स ब्रैकेट रखा गया कि भाई आपको, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाते हैं तो पहले 5 वर्ष आपको 15% ही टैक्स पे करने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ी सुविधा दी गई कि चलो इसके बहाने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कुछ लगेंगे। पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसके कारण चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी हुई है, जो उन्होंने 80s और 90s में स्टार्ट किया था अपने कंट्री में। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव कि नॉर्मली होता था कि बिजनेसमैन जब कोई काम करते थे, मैन्युफैक्चर कुछ बनाते थे, तो उनको सरकार को टैक्स पे करना पड़ता था। सरकार यहाँ कह रही है कि आप प्रोडक्शन करो, सिर्फ प्रोडक्शन करोगे और आपने जो टारगेट लिया उस टारगेट को पूरा करोगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। इसमें कई सारे सेक्टर्स को लगातार जोड़ा जा रहा है। ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, और जिसके कारण सिर्फ इंटरनल कंजम्पशन को ही नहीं, जो एक्सपोर्ट्स फैक्टर्स हैं, जो अपनी कंट्री आज भी नेट हम अधिक इंपोर्ट करते हैं, वो उसके जगह पर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हो जाएंगे, जो कि दिखा भी अपने अप्रैल महीने में। ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग का ओवरऑल इंपैक्ट आने में थोड़ा वक्त लगता है, मगर इस दिशा में एक सही कदम शुरू हुआ है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत भा रहा है। दिख रहा है कि ये कंट्री भी एक खड़ी हो रही है उस एंगल से। कोरोना काल आया, निश्चित रूप से एक बहुत ही बुरा था, ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा कर्स था, मगर इंडियन इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव साइन लेके आया, क्योंकि जो वर्ल्ड पूरी की पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंडेंट थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी तरह से, वो चाइना +1 की नीति लेके आई है। उसे लगता है कि चाइना के अलावा किसी और कंट्री को भी हमें देखना चाहिए जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग बना सकें, बढ़ा सकें, और इंडिया एक अच्छा चॉइस उनके लिए विकल्प के रूप में उभर रहा है।
और इंडिया के जो नियम कानून जो जो बदल रहे हैं, रेड टेपिज्म जो जो कम हो रहा है, तो उनके लिए एक फैक्टर्स हो रहा है कि वो अपने फैक्ट्रीज को चाइना के अलावा इंडिया में भी एक बनाते चले जाएंगे, जिसके कारण दो फैक्टर्स होगी कि अपने यहाँ रोजगार के साधन बढ़ेंगे और दूसरा एक्सपोर्ट भी अपना बढ़ेगा। तो दोनों ही चीज़ों में इसके कारण क्या होगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी कंट्री की। तो दोनों ही कारण से काफ़ी अच्छा एक सिनेरियो बनते जा रहा है। गवर्नमेंट अगर इसको ढंग से यूटिलाइज कर सके अगले 2, 4, 5 वर्षों में, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। कहा जा रहा है जैसे कुछ एक इंडस्ट्री में तो शुरुआत हो गई है, जैसे कि मोबाइल हैंडसेट्स की मैं बात करूं तो ज़बरदस्त एक शुरुआत हुई और कहा जा रहा है कि अगले 2-3 वर्षों में हम दुनिया के सबसे अधिक मोबाइल प्रोडक्शन करने वाली कंट्री हो जाएंगे और हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे, जो अब तक हम अधिकतर इंपोर्ट करते हैं हम एक्सपोर्ट करने लगेंगे। ऑलरेडी हमने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो वाइट गुड्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, फार्मास्यूटिकल्स तो हम लोग ऑलरेडी बनाते हैं फॉर्मुलेशंस, अब उसकी एपीआई की बात हो रही है। यानी काफ़ी सारी चीज़ें इस सेक्टर्स में है जो आने वाले दिनों में काफ़ी फायदा अपने कंट्री को करने वाला है। जो हम बार बार कह रहे हैं कि फॉर्मुलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, फॉर्मुलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि डिजिटल ट्रांजेक्शन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन लगातार बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन, इससे अंदाजा लगाइए कि पिछले 1 वर्ष में अपने कंट्री में डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है 25.5 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और दुनिया का नंबर 1 बन चुके हैं हम डिजिटल ट्रांजेक्शन में। हमारा नियरेस्ट जो राइवल है दूसरा जो है वो चाइना है जो 15.7 है, जो एक ज़माने में थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप में, पुअर कंट्री, अनएजुकेटेड कंट्री, इलिटरेट कंट्री कहा जाता था, वो अब डिजिटली ट्रांजेक्ट कर रहा है। और कितना ट्रांजेक्ट कर रहा है इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब आप रोज़मर्रे के जीवन में कैश कितना निकालते हैं और जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं मोबाइल के जरिए, यूपीआई के जरिए या बैंक ट्रांजैक्शंस करते हैं, कितना फ्रिक्वेंटली करने लगे हैं, इस पे गौर कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी की दिशा में जा रही है। यानी जो कैश लोगों के घरों में पड़े रहते थे उसकी ज़रूरत आने वाले दिनों में नहीं पड़ने वाली है, धीरे धीरे उसकी कमी होती जा रही है, जो कि एक अच्छा साइन है कि फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी बैंक के पास अगर वो पैसे रहेंगे तो उसका बेहतर यूटिलाइजेशन हो पाएगा, सर्कुलेशन ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी बेहतर हो पाएगी। तो उसके तरफ लगातार अपना देश बढ़ रहा है। आज से 30 साल 40 साल पहले अगर कोई कहता है कि इंडिया में इतने सारे ट्रांजैक्शन डिजिटल होंगे, 30-40 साल छोड़ दीजिए, 2 साल पहले तक किसी ने उम्मीद नहीं की थी और आज हम लोग हकीकत के रूप में दिख रहा है। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो स्टार्टअप इंडिया, जो हमारे यंग जनरेशन्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो एक से एक नए आइडिया के साथ काम कर रहे हैं और स्टार्टअप्स लगातार नई कंपनी, नई बिजनेस आइडियाज़ के साथ बनते जा रही है और कुछ तो उसमें बड़े होते जा रहे हैं। अब एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि सिर्फ इस साल 15 नए यूनिकॉर्न हुए हैं। यूनिकॉर्न का मतलब हुआ कि वैसे कंपनी जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी तकरीबन 7300-7400 करोड़ रुपया, 7000 करोड़ से ज़्यादा की जिसकी वैल्यूएशन हो जाती है, उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। ऐसे 15 नए इस साल हुए हैं। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। 2012 में पहला यूनिकॉर्न हुआ था जब इनमोबी को पहला बार माना गया था कि ये 1 बिलियन क्लब में शामिल हुआ था, राइट। और आज के रेट में 50 से अधिक ऐसी कंपनीज हैं, इनकी वैल्यूएशंस अभी खुलने वाली है। इसमें से बहुत सारे कंपनी की लिस्टिंग होगी। इस साल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूनिकॉर्न की कुछ कंपनियां लिस्टेड होंगी। कुछ कंपनियां तो बहुत बड़ी हो चुकी है, जैसे बाइजू वगैरह का आप नाम जानते हैं, फ्लिपकार्ट का नाम जानते हैं, जो कि बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है। जोमेटो का नाम आप जानते हैं, स्विगी का नाम आप जानते हैं। सब किसी न किसी ज़माने में एक छोटी सी स्टार्टअप थी और आज एक तैयार है कि जो कि आज के दिन में लिस्टिंग होने वाली है उन कंपनीज की, राइट। तो उसकी वैल्यूएशन खुलने वाली है, जिसके कारण और पैसे आएंगे अभी इन कंपनीज में। और ऐसे ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो भी यूनिकॉर्न नहीं भी बने हैं, उसमें भी लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पैसे आ रहे हैं किसी न किसी रूप में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रही है। जो जो टैक्स में कलेक्शन होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में, तो गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश होने से क्या होगा कि हमारे रोज़मर्रा का जीवन बेहतर होगा, वर्किंग एटमॉस्फेयर बेहतर होगा, जो इनको निश्चित रूप से अट्रैक्ट अधिक करता है कि कितना आसान होगा। एक आउटलुक जो माना जा रहा है अपने देश का, जिसको लोग मान रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, उसके बाद कुछ वर्षों में हम $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे। अगले 10-11 वर्षों में माना जा रहा है कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। यूएस चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी
इकोनॉमिक शक्ति हमारी देश बनने वाली है। तो इन सब चीज़ों के कारण और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स पे मैंने आज डिस्कस किया। मेरी बातें होपफुली आपको लॉजिकल लगेंगी कि इन सब पॉइंट्स के कारण जो हम देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं अपने देश में, तो ये लोग भी देख पा रहे हैं, उनको भी ये दिख रहा है कि भाई ये कंट्रीज किस रूप में जा रही है। हर रोज, कल ही रिलायंस का इनफैक्ट ये था AGM, उसमें भी जो डिक्लेरेशन किया है, 2-3 नई चीज़ों की बात की है कि मोबाइल सेट, स्मार्टफोन मिनिमम सस्ते रेट में गूगल के साथ वो बना के इंडिया में सितंबर में लॉन्च करने वाला है। जिसके कारण क्या होगा कि अभी जो तकरीबन 50 करोड़ लोग हैं जो छोटी मोबाइल यूज़ करते हैं, वो भी स्मार्ट मोबाइल यूज़ करेंगे। तो आप समझ लीजिए डिजिटलाइजेशन और बढ़ने वाली हैं अपने देश में, इकोनॉमिक गतिविधियाँ और बढ़ने वाली हैं अपने देश में, फॉर्मुलाइजेशन और बढ़ने वाली हैं देश में। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करते हुए, जिसके कारण से ये सारे फैक्टर्स में से बहुत सारे और फैक्टर जो मैं नहीं भी बता पाया आज, अगर आप गौर करेंगे तो ये इनको भी अट्रैक्ट करता है। इनको भी लगता है ये एक ऐसा देश है जहां आगे जाके रिटर्न बनाया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये इन्वेस्टर्स हैं और जब इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं तो हमेशा वो यही देखते हैं कि भाई कहाँ अपॉर्चुनिटी है। अपनी जो करेंसी है वो भी बहुत हद तक स्टेबल है, मैं पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा कि स्टेबल है, मगर बहुत हद तक फिर भी स्टेबल है। वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। पॉलिटिकली भी हमारी कंट्री बहुत हद तक स्टेबिलिटी के जो दौर से गुजर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को मिला के देखा जा रहा है कि इंडिया एक उभरता हुआ सितारा है। आने वाले दिनों में एक बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है, और बड़ी इकोनॉमी जो बनने वाले जो दिख रहा है फॉरेनर्स को, जिसके कारण लगातार इंडिया में, चाहे वो FDI के रूप में हो चाहे FPI के रूप में हो, वो पैसा डालते जा रहे हैं और पैसा और भी डालेंगे। और जितना ये पैसा आएगा हमारे देश की ग्रोथ और बेहतर होगी। तो मैं इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट करूंगा। हमको लगता है कि ये टॉपिक आप लोग को पसंद आएगा। जो ये मन में जो क्वेश्चंस जनरली चल रहे थे बहुतों के, या अभी भी चल रहे होंगे कि इतने पैसे इंडिया में क्यों आ रहे हैं, राइट। तो अगर देखेंगे तो ये FPI छोटा है, FDI बड़ा है। जो FDI बड़ा होगा, जो स्टेबल मनी ज़्यादा आएगा, उतना हमारा देश और बेहतर करेगा और रोजगार के साधन होंगे। जितने रोजगार नए बनेंगे उतनी इकोनॉमिकली हम और साउंड होंगे। जो आज हमारा देश तकरीबन पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो $2000 के आसपास है। ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले 10 वर्षों में तकरीबन $10,000 के आसपास पहुंचेगा। आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस कंडीशन में हमारी कंट्री होगी, किस स्थिति में हम पहुंच सकते हैं, किस बेहतरी के दौर में पहुंच सकते हैं। मैं हमेशा एक पॉजिटिव थॉट रखता हूं, एक पॉजिटिव सोच रखता हूं, और इसके लिए मैं मानता हूं कि आगे अपना देश बहुत तरक्की करने वाला है। और इसी तरीकों को देखते हुए ये सारे लोग भी पैसा लगातार अपने देश में डाल रहे हैं। सो आज का टॉपिक मैं यही कंप्लीट करूंगा। रोज़ जो मैं टॉपिक कवर करता हूं आप लोग के साथ, वो आप लोग देखते ही हैं हमारे YouTube चैनल के ऊपर। अभी तकरीबन 31 एपिसोड्स हो चुके हैं। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन एपिसोड्स को देखें। अलग अलग टॉपिक पे सारे एपिसोड्स हैं। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सकें और उन चीज़ों को देख सकें। अगर आपको लगता है कि ये वर्थ है देखना, हमारा चैनल अच्छा लगता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने नियर डियर के बीच में भी इसको शेयर करें, ताकि ये जो अवेयरनेस की कोशिश मैं कर रहा हूँ, जो फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस की मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो जन जन तक पहुँच सके, हर लोगों तक पहुँचा सकूँ। यही कोशिश। और इसीलिए मैंने जो लैंग्वेज चुना है, जो बातें मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सिंपलेस्ट वे से आप लोग के सामने रखूँ, ताकि अधिक से अधिक लोग उसका बेनिफिट उठा सकें। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।